हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर आर के शाक्य एक नई वीडियो के साथ पीसीएमबी चैनल में। वीडियो का टॉपिक कौन सा? फ्रॉग। फ्रॉग हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये टॉपिक हमारा वो टॉपिक है बेटा जो आपके पेपर में 100% आना ही आना है। 100% आना ही आना है बेटा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका कंटेंट थोड़ा सा पहले से ही तैयार करके लिख दिया ताकि आपका थोड़ा सा कम टाइम में, नहीं तो ये काफी लंबे 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इतनी वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने कंटेंट थोड़ा सा इसका पहले से लिख दिया है। आपको इसको समझना है, ध्यान से देखना है। कोई भी क्वेरी हो हमें फॉलो करना है, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, पूछने हैं, हम रिप्लाई करेंगे उसके। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन दें तो फ्रॉग किस ग्रुप में बिलोंग करता है बेटा? देखो, ये पानी में भी रह लेता है, ये जमीन में भी रह लेता है, और जो दोनों में रह लेता है उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एम्फीबियंस। तो ये हमारे एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम मतलब जो हमारे जानवरों से रिलेटेड है, उसमें ये एम्फीबियंस के अंदर इंक्लूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों पर रह लेता है। ठीक है बेटा, हम फ्रॉग में आगे, क्योंकि हम थोड़ा सा बेटा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। पता है आपको ये एक 50 डेज की बुलेट ट्रेन कोर्स है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। डिटेल्ड हर टॉपिक की एक बहुत डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हर टॉपिक की नॉलेज, जनरल नॉलेज, सारी क्वेरीज सब उसमें क्लियर हो जाएंगी बेटा। और इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए बेटा, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, अगर हम इसमें समझें तो बेटा फ्रॉग क्या है ना बेटा, फ्रॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बेटा फ्रॉग क्या है। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है बेटा वो क्या होता है? राना टिगरीना। क्या नाम होता है मेरे बच्चे? राना टिगरीना। हम इसको राना टिगरीना क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि हम लोगों ने रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है बेटा कि पहला वाला जो वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला जो वर्ड होता है बेटा वो स्पेशीज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसका जो जीनस है, क्योंकि इसका जो जीनस है बेटा वो है राना, और इसका जो स्पीशीज है वो है टिगरीना, इसलिए हम इसको राना टिगरीना कहते हैं। ठीक है बेटा, हम इसके कुछ खास बात की बात करें कि ये जो हमारा मैंने आपको पहले बताया बेटा ये किस में इंक्लूड होता है बेटा? ये आपका इंक्लूड होता है एम्फीबियंस में। किस में इंक्लूड होता है मेरे बच्चे? एम्फीबियंस में। क्यों? क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों में रह लेता है। बेटा क्लियर रखना, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। समय बचाने के लिए पहले से तैयार करके रखें चीजें फटाफट से, ताकि ये वीडियो कहीं 3-4 घंटे की वीडियो ना बन जाए। 2-3 घंटे की वीडियो हम डिटेल टॉपिक की बनाएंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट वाले की इतनी लंबी बनाने एक का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए बेटा, अब क्या होता है बेटा? अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये इसके स्पेसिफिक फीचर में बात करें तो ये क्या होते हैं बेटा? पॉइकिलोथर्मस। वर्ड आ रहा है क्या बेटा? वर्ड आ रहा है पॉइकिलोथर्मस। क्या वर्ड आ रहा है? पॉइकिलोथर्मस। अब यार ये क्या होता है? तो पॉइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है? इसमें वर्ड आ रहा है पॉइकिलो, मतलब कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। थर्मस का मतलब क्या हो गया बेटा? टेम्परेचर। ठीक है ना बेटा, इनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये एक वर्ड होता है होमियोस्टेसिस, है ना बेटा, ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन नहीं करते हैं। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? होमियोस्टेसिस का मतलब होता है टेम्परेचर का फिक्स रहना। जैसे हमारा होता है, सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, बसंत हो, कुछ भी हो, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल फिक्स रहता है अनटिल और अनलेस कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन, बुखार वगैरह ना आ जाए। जनरल केसेस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है बेटा। इस फिक्स रहने को ही हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन नहीं करते हैं। अगर ये कोल्ड एरिया में आ गए, अगर ये कोल्ड एरिया में आ गए तो इनका टेम्परेचर कैसा हो जाता है बेटा? डिक्रीज। और यही अगर हॉट एरिया में आ गए, अगर ये गर्म एरिया में आ गए तो इनका टेम्परेचर कैसा हो जाता है बेटा? इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज कंडीशनली होता है एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये भी बढ़ेंगे, घटेगा तो ये भी घटेंगे। समझ में आई बेटा? तो पॉइक्लोथर्मस का वर्ड समझ में आ गया बेटा? पॉइक्लोथर्मस का क्या मतलब है मेरे बच्चे? पॉइक्लोथर्मस का मतलब हो गया आपका जो टेम्परेचर है वो इसका फिक्स नहीं रहता है। दूसरा वर्ड आता है बेटा, देखो कैमोफ्लेज। देखो दो वर्ड हैं, एक वर्ड है बेटा कैमोफ्लेज, एक वर्ड है बेटा मिमिक्री। समझ में आई बात? हम चीजों को जरा समझते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, वर्ड हमने क्या बताया बेटा? एक वर्ड है आपका कैमोफ्लेज,
या कैमोफ्लाज, इसके लिए बुक्स में वर्ड लिखा होता है क्रिप्टिक डिस्कलरेशन, है ना, क्रिप्टिक डिस्कलरेशन। और एक वर्ड होता है बेटा क्या, मिमिक्री, एक वर्ड होता है क्या बेटा, मिमिक्री। समझ में आई बात? दोनों में ही क्या हो रहा है बेटा, दोनों में ही कलर चेंज हो रहा है, दोनों में ही आपका क्या है बेटा, कलर चेंज हो रहा है। समझ में आई बात? देखो आपकी एनसीईआरटी भी देखो साफ साफ क्या कहती है, ठीक है ना, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे तो देखो क्या दिखाती है कि ये पॉइक्लोथर्मस होता है बेटा, ये साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये है ना, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कैमोफ्लेज शो करता है, कैमोफ्लेज शो करता है, कैमोफ्लाज कह देता है, और या फिर ये मिमिक्री भी शो करता है। ये देखो प्रोटेक्टिव कलरेशन मिमिक्री है, और देखो एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनिमीज, है ना, एनिमीज, एनिमीज, एनिमीज से बचने के लिए कैमोफ्लेज। अब तुम इसका मतलब ना ज्यादा समझ नहीं पाए हो, इसलिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो गिरगिट है, गिरगिट है ना, गिरगिट चल रहा था, उसको कोई जो चील है वो उसको खाने के लिए आई, तो वो क्या होगा, ग्रीन कलर के ऊपर पत्ते पे आकर अपने आप को ग्रीन कलर का बना देगा। जो एनिमीज से बचाने के लिए कलर चेंज करता है, ये क्या करता है, ये एनिमीज जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट होने के लिए अगर कलर चेंज कर रहा है, एनिमीज से बचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका कैमोफ्लेज। और अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर कलर चेंज हो रहा है, आप देखो ना कुछ जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ येलोइश ग्रीन होते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आई? तो ये जो आपके होते हैं ये क्या है बेटा, ये सब कलर चेंजेस के इफेक्ट्स होते हैं। समझ में आई बात? इन्वायरमेंटल कलर चेंजेस हो रहे हैं आपके। तो कैमोफ्लेज और मिमिक्री समझ में आ गया, कलर चेंज होगा दुश्मन से बचने के लिए। गिरगिट की तरह ये फटाफट से कलर चेंज नहीं कर सकता है, ये एक एनवायरनमेंट में रहता है, वहां पे किस कौन है शिकारी जो इनको मार सकता है, उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 इनका पूरी की पूरी कम्युनिटी का कलर चेंज होता है, ताकि वो फटाफट वहां पकड़ में ना आए। गिरगिट तो एकदम कलर चेंज कर लेता है, ये एकदम नहीं कलर चेंज करता। और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कोई दुश्मन का लेना देना नहीं है, इन्वायरमेंट गर्मी है सर्दी है जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज हो रहा है कि ये बर्फ में रहने वाला है कि ये रेत पे रहने वाला है, मतलब गर्मी और हॉट, है ना, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वो बर्फ में ही रह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका, वो आपका ये मिमिक्री कहलाता है। ठीक है बेटा, दो वर्ड क्लियर हो गए बेटा ये आपका। फिर वर्ड आता है आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। क्या वर्ड आता है बेटा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। अब इस चीज को समझते हैं बेटा, है ना, हाइबरनेशन, 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 अगर मैं हाइबरनेशन के बारे में बात करूं भाई, हाइबरनेशन क्या, हाइबरनेशन का मतलब होता है आपका विंटर स्लीप, है ना बेटा, विंटर स्लीप। अब आप समझो ना, सर्दियों में कोल्ड टाइम है ना, तो इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, भाई ठंड है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। अब इसका बॉडी का टेम्परेचर अगर एक लिमिट से ज्यादा नीचे चला गया तो भाई ये तो सर्दी की वजह से ही मर जाएगा ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है कि भैया ये जाता है और सर्दियों में जाके गड्ढा खोद के अंदर छुप जाता है, जहां पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जहां ये सहन कर पाए उस जगह पे जाके ये फिट हो जाता है। समझ में आई बात? तो वहां पे जाके ये कोल्ड टेम्परेचर जहां पर होता है आपका इन्वायरमेंटल, उसको देखता है, वहां पे जाके जब सहन करने की क्षमता से पार हो जाता है तब जाके ये क्या करता है, तब जाके भाई साहब ये अल्टीमेटली वहां पे जाके छुप जाता है। और उस छुपने को विंटर स्लीप बोला हुआ, जिसमें वो बाहर नहीं निकलता है। ऐसे ही वर्ड आता है आपका एस्टिवेशन। भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो गई तो इसका तो बॉडी का टेम्परेचर, भाई यहाँ पे हीट है तो क्या होगा, इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर इसका कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा मेरे बच्चे, उसमें तो गर्मी से परेशान हो जाएगा ना, तो उस टाइम पर भी ये गड्ढा खोदता है, अंदर जाके बिल में जाके छुप जाता है, जितनी टेम्परेचर को सहन कर पाता है उस टेम्परेचर पर जाके। तो इस चीज को बोलते हैं हम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। ठीक है बेटा, इसी चीज को अगर हम देखें तो बेटा हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, साफ साफ एनसीईआरटी कहती है कि बेटा जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं गड्ढा खोदता है और उस एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर पर ये क्या करता है, ये स्लीप, कौन सी, समर स्लीप यानी कि एस्टिवेशन, या फिर विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन करता है। सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे, कोई भी समस्या वाली बात तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे आपको बताने की कोशिश करी जाए बेटा तो आप बात को कुछ इस तरीके समझो कि अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, है ना बेटा,
आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये एक उसके जनरल साइड थी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दो टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो हम कौन से दो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, हम दो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है बेटा, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, उस एक्सटर्नल फीचर्स की जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। समझ में बात, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, उसका रंग रूप, ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, साइज वगैरह। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, दूसरी चीज होती है उसकी एनाटॉमी। दूसरी चीज क्या होती है मेरे बच्चे, उसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है बेटा, एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, ठीक है बेटा, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, ये कहलाती है आपकी उसकी एनाटॉमी। जनरली अगर हम देखते हैं किसको बेटा, अगर हम जनरली फ्रॉग को देखें, ठीक है ना, तो आप पहले समझ लेते हैं बेटा। देखो अगर हम फ्रॉग को देखें, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग को देखो, दो पार्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉग के दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट होता है वो होता है उसका हेड, और एक जो पार्ट होता है वो होता है उसका ट्रंक, ठीक है बेटा। हेड और ट्रंक ये बेटा दो पार्ट होते हैं, समझ में आ गई बेटा, सही है ना। तो ये मैं जरा फोन साइलेंट कर लूं बेटा, क्योंकि ऐसा है ना, कॉल आती रहती है फिर वो ठीक नहीं है। आपके विघ्न, हमारे और आपके बीच में फोन का क्या काम बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो हेड और ट्रंक ये दो पार्ट में बेटा आपकी बॉडी जो है, ये फ्रॉग की बॉडी डिवाइड हो जाती है। यहां तक कहानी समझ में आई। इसकी जो पूरी की पूरी स्किन होती है ना बेटा, इसकी जो पूरी स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट, ठीक है ना। क्यों होती है अभी हम बात करेंगे, जब रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, ये थोड़ी ना गीली सी रहती है ऑलवेज, ये गीली सी रहती है बच्चे, ठीक है ना। तो ये गीली सी रहती है आपकी, और ये क्यों गीली सी रहती है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेती है। स्किन गीली होगी तो वहां से डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है, ड्राई पार्ट पर ये नहीं हो पाता है। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी दो सरफेसेस यहाँ पे दिख रही है आपको, एक ये वाली सरफेस है बेटा, ये सरफेस क्या कहलाएगी आपकी, डॉर्सल सरफेस। और ये जो नीचे वाली सरफेस है ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है आपकी वेंट्रल सरफेस, ठीक है बेटा। तो दो सरफेस देखो, ऊपर कैसी है, ये हरे सा दिखाई दे रही है, और नीचे कुछ पीला पीला सा दिखाई दे रहा है बेटा, सबको समझ में आ रही बात। तो इसमें दो सरफेस दिखाई दे रही है, एक ऊपर वाली सरफेस दिखाई दे रही है और एक ये आपकी नीचे वाली। आप देखो ध्यान से देखें, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है इस लाइन पे, देखो ये कह रही है बेटा दो सरफेसेस हैं, एक डॉर्सल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस कैसी है बेटा, ऑलिव ग्रीन, ठीक है ना, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स दिख रहे हैं बेटा, समझ में आ रही है बेटा, चीजें क्लियर है आपके। और जो इसकी वेंट्रल सरफेस है कौन सी बेटा, ये नीचे वाली, ये कैसे दिखाई दे रही है आपको, पेल येलो, कैसे दिखाई दे रही है आपको, पेल येलो। फ्रॉग, फ्रॉग बेहद इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिए, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ठीक है ना। स्किन क्यों मॉइस्ट रहती है, क्योंकि मुंह से कभी पानी नहीं पीता। ये इन्वायरमेंट से, हवा में ह्यूमिडिटी है, वाटर है, ऑक्सीजन है, तो ये स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, वो हम बात करेंगे जब रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। ये स्किन से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है वो गीली रहती है। तो इन्वायरमेंट से ये पानी एब्जॉर्ब करके अंदर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से लाता है और अपने वाटर की सारी डिमांड को पूरी करता है। समझ में आ गई बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कहानी समझ में आई। बॉडी किस में डिवाइडेड हुई है आपकी, बॉडी डिवाइड हुई है आपकी हेड और ट्रंक में, नेक और टेल इसमें अब्सेंट होता है। सबको कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये है आंखें। भाई एक बात समझो ना, आपको अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए आंख खोल के, तो आपकी आंखों में मिर्च सी लगती है, आपकी आंखों में मिर्च लगती है, मिर्च सी। अब आप, और यही अगर आपने कोई वो वैसे स्विमिंग वाले गोगल्स वगैरह होते हैं उसमें डाल के आप आगे खोलो, ये जो आपके डाइवर्स होते हैं जो समुद्र में जाते हैं, उनको तो कुछ, वो तो नमक का पानी, उनको फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि एक आंख और आपके पानी के बीच में प्रोटेक्टिव लेयर आ गई। ऐसे ही मेंढक के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसकी आंखों को किसी भी बैड इन्वायरमेंट से बचाती है, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है बेटा। इन सब पर बहुत डिटेल में वीडियो मैं बताऊंगा, अलग से बनाऊंगा, अभी देखोगे आप यही वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा।
हर टॉपिक पे डिटेल डिस्क्रिप्शन की डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके निक्टिडेटिंग मेमोरी, यहां तक कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को? दूसरी बात, हमारे जैसे बाहर के एक्सटर्नल ईयर होते हैं, कान होते हैं, क्या हमारे मेंढक के भी ऐसे बाहर से कान दिखते हैं? नहीं, हमारे अंदर कान का पर्दा होता है, किसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा। हाँ, क्या इसके फ्रॉग को सुनाई पड़ता है? यस, बिल्कुल सुनाई पड़ता है। एक्चुअल में सुनने का काम किसका होता है? उस मेम्ब्रेन का, कान के पर्दे का, ईयर ड्रम का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। इसका काम तो कलेक्शन ऑफ साउंड होता है, मेनली सुनने में तो वही हेल्प करता है। तो बस वही समझ लो आप कि ये जो बाहर का ईयर होता है ना, ये नहीं होता है मेंढक में। हाँ, वो पर्दा जरूर होता है, और उस पर्दे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा? टिम्पैनम। ऐसा समझ लो, ये ऊपर से ही होता है और वो साउंड के सिग्नल्स को रिसीव करता है। चीजें समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को? क्या समझे बेटा? स्किन आपकी मॉइस्ट रहती है, आंखों पर मेम्ब्रेन रहती है, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है बॉडी। पीठ वाला कलर जो डॉर्सल वाला है वो आपका ग्रीन कलर का हो गया, नीचे वाला स्लाइटली कुछ येलो टिंच का हो गया। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए आगे। आगे मैं आपको बताऊं अगर, तो अब हम बात करते हैं इनके लिम्स की। ये हम बात कर रहे हैं इसके लिम्ब की। ये लिम्ब मतलब आपके हाथ और पैर, आगे वाला आपका फोर लिम्ब, पीछे वाला आपका हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब भी हमारे दो हो गए। फोर लिम्ब का मतलब आपका क्या हो गया बेटा? हाथ, ऐसे समझिए आप। हैंड लिम्ब का मतलब क्या हो गया बेटा? आपका पैर। ध्यान रखना है बेटा, फोर लिम्ब के अंदर चार, फोर लिम्ब के अंदर फोर लिम्ब के अंदर फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होती हैं, और हैंड लिम्ब में कितनी होती हैं बेटा? 5, 5। तो अगर बोला जाए दोनों में तो क्या हो गया? आगे वाले हाथ में जो हमारे में तो 5 5 होती हैं, उसके में आगे वाले में 4 उंगलियां होती हैं, पीछे वाले में 5। और ये 5 उंगलियां कैसी होती हैं बेटा? वेब्ड। ये होती है वेब्ड फिंगर। जैसे ऐसे मान लो ना, ये इस तरीके की, ऐसे 1 2 3 4 और 5। और तो इसमें क्या हो गया? इसमें यहाँ पर इस तरीके से इनके उंगलियों के बीच में जाल सा होता है यहाँ पर। क्यों होता है बेटा? आपने कभी मेंढक को तैरते हुए देखा है? वो इस तरीके से रहता है, ऐसा मेंढक जो है वो आपका रुका रहेगा और तैरता रहेगा, और उसके पैर ऐसे हिलते हैं, पैर ऐसे करके हिलते हैं। तो भाई उस पानी को बैक पुश भी तो करना है, तो उसके लिए कुछ तो रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रक्चर चाहिए बेटा, ताकि उसको पीछे धकेल पाए। ये आपका ये काम करता है, ठीक है बेटा? चीजें क्लियर है? हम क्या समझ रहे हैं बेटा? देखिए, हमने जो समझा वो ये समझा कि फोर लिम्ब में 4 और हाइंड लिम्ब में आपके कितने होते हैं बेटा? 5। ये आपकी 5 डिजिट्स होती हैं। समझ में आई बात? ये आपके वेब्ड आपकी डिजिट्स होती हैं, जो उसके स्विमिंग करने में हेल्प करती है। अब एक बात समझो, जो आपका फोर लिम्ब था ना, फोर लिम्ब मतलब हाथ, उस हाथ में 4 डिजिट्स थी। 4 डिजिट्स मतलब 4 उंगलियां थी। उस उंगलियों में जो पहली उंगली होती है, पहली उंगली होती है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? उसके अंदर पाए जाते हैं कॉपुलेटरी पैड्स। कॉपुलेशन समझते हो बेटा क्या होता है? कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब सेक्स, सेक्स मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट। अब मेंढक का स्ट्रक्चर देखा, वो ऐसे टिल्ट होता है। अब मेंढक किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कैसे करेगा? एक मेल मेंढक फीमेल के साथ कैसे सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा? तो वो ऐसे उसकी पीठ के ऊपर आता है। अब स्किन तो उसकी स्लिपरी हो जाएगी क्योंकि गीली है, तो ऐसे करके ग्रिप नहीं बन पाएगी, तो ऐसे फिसल जाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने बोला है कि भाई साहब फिसलना नहीं है। उसकी पहली जो उंगली है उस पर उन्होंने एक ग्रिप बनाने के लिए पैड लाइक स्ट्रक्चर दे दिए। तो क्या होता है, मेंढक, मेल मेंढक जब फीमेल के ऊपर आता है तो अपने पहले डिजिट से उसको ऐसे करके ग्रिप बना लेता है, होल्ड कर लेता है इस तरीके से। समझ में आई बात? ताकि वो स्लिप ना हो, और वो उसमें हेल्प कर। ये मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में कभी नहीं होते हैं। समझ में आई बात? ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो ये आपके क्या होते हैं? कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, जो फीमेल्स में कभी नहीं पाए जाते। सबको समझ में आ रही बात? चीजें क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक वर्ड है बेटा, क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। एक वर्ड क्या है बेटा? डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म, डाई का मतलब क्या हो गया बेटा? 2, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया बेटा? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, तो ये क्या बताना चाह रहा है? मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी इन शॉर्ट ये मेल और फीमेल में डिफरेंस की बात कर रहा है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल सेक्स बॉडी, फीमेल सेक्स बॉडी, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए सिंपली आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, मेल के अंदर मैंने बता दिया क्या आपको? मेल के अंदर मैंने बताया आपको
कि उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कॉपुलेटरी पैड्स। समझ लो बेटा, थोड़ी स्पेलिंग ऐसी लिख दी मैंने, इसमें कॉपुलेटरी पैड्स इसमें होंगे, किसमें, मेल्स में, और फीमेल में ये नहीं होंगे। दूसरी बेटा एक वर्ड होती है वोकल सेक्स। वोकल सेक्स मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स में नहीं। अब बात आती है वोकल सेक्स क्या होते हैं। यार आपने टर टर आवाज सुनी है, ये जो मेंढक रात में टर टर आवाज करता है, ये मेल मेंढक की आवाज होती है जो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। तो ये फीमेल में अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए होती है बच्चे, तो ये फीमेल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। समझ में आ गया। तो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो आपका क्या होता है, वो आपका ये वोकल सेक्स। तो अपनी आवाज से वो उसको रिझाता है, फीमेल अट्रैक्ट करके उसके पास तक आती है। इसके बारे में जो डिटेल वीडियोस में मैंने बहुत बड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि वोकल सेक्स अट्रैक्ट कैसे करता है, इसके बारे में मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप उससे देखिएगा। ठीक है ना। जिन्होंने बेटा फॉलो नहीं कर रखा है पीसीएमबी चैनल फॉलो कर दिए, ताकि आपको साथ के साथ में आपको चीजें मिलती रहे। ठीक है बेटा। तो ये सबको मॉर्फोलॉजी के बारे में कहानी समझ में आ गई मेरे बच्चे। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। नहीं बेटा, क्या समझे हम ये समझे मेल में आवाज वाले वोकल सेक्स होते हैं। कहां होते हैं बेटा, कहां होते हैं, उसके यहां पर, ये गर्दन पे, यहां इधर इधर साइड में, यहां पर। ठीक है ना, देखा ना वो याद करके फूल जाता है ये। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये इसके वोकल सेक्स होते हैं यहां पर। ठीक है ना। ये सैक, सैक मतलब स्पेस है ना, ब्लैंक स्पेस, उस टाइप का होता है। ऐसे करके टर 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 ऐसे करके ये फूलता है। ठीक है। 4 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं, वेब्ड उंगलियां होती हैं, तैरने में हेल्प करती है। पहली वाली पर क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, ताकि वो स्लिप ना हो और बगैर स्लिप किए ही वो आपका सेक्सुअल कांटेक्ट को एंजॉय कर पाए। समझ में आई बेटा। आंखों में निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ऊपर ग्रीन कलर, नीचे येलो कलर। ग्रीन मतलब ऑलिव ग्रीन था, लेकिन वो समझाने के लिए है वैसे, है ना, ताकि याद रहे आपको। बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, नेक वगैरह इसके अंदर नहीं होता है, टेल इसके अंदर नहीं होता है। ये एक एम्फीबियन है जो गर्मी में सर्दी में छुप जाता है आपका, एस्टिवेशन हाइबरनेशन करता है आपका, ये मिमिक्री कैमोफ्लेज करता है, इन्वायरमेंट से भी बचने के लिए करता है, दुश्मन से बचने के लिए भी कलर चेंज कर सकता है। और ये एम्फीबियन ग्रुप में रहते हुए राना टिग्रिना इसका नाम। मेरे हिसाब से मॉर्फोलॉजी सबको क्लियर हो चुकी है। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। अब हम बात करते हैं बेटा एनाटॉमी की। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। और इंटरनल का मतलब क्या हो गया, जो आपकी बॉडी के अंदर है। और आपकी बॉडी के अंदर क्या है मेरे बच्चे, आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है। ठीक है ना, उनके काम नहीं पढ़ेंगे, काम कहलाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कहां कैसा क्या है। ठीक है बेटा। जो नीट में फ्रॉग में आने के इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, उस टॉपिक के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जो बेटा बात करते हैं, वो बात किसकी कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम किस लिए होता है, ताकि डाइजेशन ऑफ फूड किया जा सके। क्या किया जा सके बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ द पॉइंट अराइजेस इज दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब ये होता है कि जो मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े साइज के लिविंग के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो छोटे साइज माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स की हेल्प से अगर बड़े साइज के मॉलिक्यूल छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा डाइजेशन। क्लियर है बेटा, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम और इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हद तक सिमिलैरिटी को शो करता है। कैसे शो करता है, हम मुंह से खाते हैं, जीभ होती है, जीभ से फिर गले में गया, फिर यहाँ पे बक्कल कैविटी होती है, फिर हमारा फेरिंग्स होता है, ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, हमारा इंटेस्टाइन होती है, साइड में हमारा लीवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज होता है। ऐसे तो होता है, या साइड में ही तो लीवर गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज होता है। सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करना है, सेम टू सेम। ये आपकी क्या है बेटा, टंग। बस इतनी ध्यान रखनी है, हमारी जो चलती बहुत है जीभ, वो एक होती है, ये बेटा बाइफरकेटेड 2 पार्ट में होती है। उसके बाद क्या आ गया बेटा, ये हमारा माउथ। भाई हमारी जीभ क्या है, माउथ में, अंदर जाके क्या चला गया, हमारा बक्कल कैविटी। देखो माउथ ये एरिया हो गया, अंदर ये पूरा पार्ट बक्कल कैविटी हो गया आपका।
उस बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, इसमें भी देखो आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या कंटिन्यू होता है हमारा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, इसका ही पार्ट क्या हो गया बेटा, ईसोफेगस। ईसोफेगस किस में कंटिन्यू हो गया, आपके स्टमक में, ये भी कंटिन्यू हो गया आपके स्टमक में। स्टमक कहाँ चली जाती है, आपके इंटेस्टाइन्स में, ये भी कहाँ कंटिन्यू हो गई, आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट का नाम क्या होता है बेटा, रेक्टम, ये भी कंटिन्यू किस में हो गया बेटा, रेक्टम। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बस अब इतनी बात ध्यान रखनी है, इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा क्लॉका, एक वर्ड आ रहा है बेटा क्लॉका। यहां तक तो सब सिमिलैरिटी थी, ट्रैक वाइज सब सिमिलैरिटी थी, बस लास्ट में आ रहा है वर्ड क्लॉका। क्लॉका क्या होता है बेटा, ये एक ना कॉमन चैम्बर टाइप का है, कॉमन एरिया टाइप का है ये एक बेटा कॉमन एरिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसमें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपके तीनों सिस्टम्स के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इसके अंदर आके आते हैं, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीटरी नहीं बेटा, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी नहीं, ये रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी तो एक ही हो गया ना, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना। तो ये खाना हो गया, यूरिन हो गया, स्पर्म से रिलेटेड कोई चीज हो गया, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सब पहले यहां पर आएंगे, यहां से फिर इस ओपनिंग के थ्रू, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, क्लॉका, फिर क्लॉका की ओपनिंग होती है, नाम क्या होता है बेटा, क्लॉकल अपर्चर, के थ्रू वो आगे मूव ऑन होते हैं। समझ में आई बात। तो कोई भी चीज है वो सभी चीज पहले कॉमन एरिया में आके इकट्ठी हो जाती है, इस कॉमन एरिया का नाम होता है बेटा क्लॉका। तो इस क्लॉका में आके ये इकट्ठा हो जाता है, जैसे यहाँ पर आया क्लॉका। वो बात अलग है कि इसमें यूरिन का सिस्टम और रिप्रोडक्शन वाला भी साथ में होगा, हमें लेकिन डाइजेस्टिव से रिलेटेड है तो हमने वो बात करी। अब क्या हुआ बेटा, अब देखो यहां तक हो गया, तो हमारे पूरा ट्रैक, हमारे भी लास्ट में साइड में क्या है बेटा, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, मानते हो बेटा, ठीक है ना। इसके भी देख लो बेटा, ये साइड में क्या हो गया, ये हमारा लीवर हो गया, लीवर के नीचे बेटा क्या हो गया, ये हमारा गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के नीचे क्या हो गया, ये हमारा पेनक्रियाज। आपकी बुक में एक सिंगल एक डायग्राम दे रखा है, आपकी बुक में एक खतरनाक सा एक डायग्राम दे रखा है, वो है ये, ठीक है बेटा। इसी में ही उसने डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने की भी कोशिश करी है, इसी में ही उसने एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाने की कोशिश करी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश करी है, पर क्या है, मैंने इसमें से अपनी समझ के हिसाब से चीजों को अलग अलग करके आपको अलग अलग तरीके के सिस्टम को सेपरेटली समझा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है बेटा, सही है ना। तो क्या खेल हुआ बेटा, खेल ये हुआ आपका कि ये देखो, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, अब क्या होता है, इससे बाइल जाएगा, और वो बाइल जब जाएगा तो अच्छा, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आती है, इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को क्या कहते हैं, इंसान में भी डिओडिनम और इसमें भी डिओडिनम, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, तो ये बेटा आपका ये पूरा का पूरा है डिओडिनम, और ये जब जा रहा होता है तो ये क्या कहलाता है, ये जो पाइप सा होता है जब इसमें जाके ये कंटिन्यू हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। नहीं समझ में आया, फिर से सुन लो, गॉल ब्लैडर से बाइल आया, पैनक्रियाटिक जूसेस आया, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये जाके डिओडिनम में जाके कंटिन्यू हो गया। डिओडिनम हमारा इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग का पोर्शन है जो आपके रेक्टम में जाके कंटिन्यू होके क्लोआका में कम्युनिकेट करता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बेटा, क्लियर है ना। काम वही है जो सब इंसान में होते हैं, क्या बेटा, यही आपका टंग क्या करेगा बेटा, वही टेस्ट का काम करेगा, स्वलोइंग का काम करेगा, यानी कि खाने को निगलने के लिए भी जीभ चाहिए होती है। बेटा लीवर क्या करेगा, आपका लीवर बाइल बनाएगा आपका, समझ में आ रही बात नहीं आई। स्टोर्ड गॉल ब्लैडर क्या करेगा, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल का स्टोरेज करेगा आपका, ठीक है ना। पेनक्रियाज क्या करेगा बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम जो इंसान में होता है सेम टू सेम डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेंगे आपके, जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। सबको कहानी समझ में आई बेटा, चीजें क्लियर है आपको। इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, आपका इंटेस्टाइन में आपका कुछ पोर्शन डाइजेशन का होगा तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्प्शन का भी तो होगा। हाँ ये ध्यान रखना है बेटा, जो इंटेस्टाइन होती हैं बेटा ये आपकी स्मॉल होती हैं, इसमें फ्रॉग की इंटेस्टाइन्स स्मॉल होती हैं, वाई, क्योंकि बेटा ये कार्निवोरस होते हैं, जितने भी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी इंटेस्टाइन्स आपकी स्मॉल साइज की होती है, क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं उसके खाने को चबाने में, डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो उसकी इंटेस्टाइन लंबी करिए ताकि वो यहाँ कुछ, यहाँ पोर्शन कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ इस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर ले और एंड तक आते आते सब एब्जॉर्ब हो जाए। इसका क्या होता है, जो आपका ये कार्निवोरस होते हैं
जो इसमें नॉन वेज होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो, एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाता है, तो इतने लंबे रास्ते की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतने में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इंटेस्टाइन इसकी छोटी होती है। समझ में आ गई बच्चे? क्लियर है बेटा? तो यही सब बातें हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी कहती है। प्यारी सी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है बेटा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और वो रास्ता होता है, ये बेटा शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोरस होती है। सबको समझ में आई बात? ठीक है ना, सबको क्लियर है बेटा? माउथ हमारा होता है बक्कल कैविटी में खुलता है जाके, फिर वो फेरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद ईसोफेगस हो गया, जो आपके स्टमक में जाके कंटिन्यू होता है। स्टमक आगे चल के हमारे क्या है, डोडेनम, इंटेस्टाइन रेक्टम में होता है, और ये रेक्टम अल्टीमेटली आपके क्लोअका में जाती है। लीवर, लीवर से निकला बाइल जो स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, पेनक्रियास ने निकाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो क्या करेंगे, आपके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। सबको समझ में आई बेटा? ये क्या करते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। सेम टू सेम चीज जो इंसान में है, इंसान में HCl निकल रहा है इसमें भी निकलेगा, उसमें पेप्सिन निकल रहा है इसमें भी निकलेगा, सेम टू सेम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा? सही है ना? ये सब बात बताइए आपको। जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है, हाँ ये बात थोड़ी समझानी थी आपको बेटा, वो आपका क्या होता है, उसे काइम कहते हैं ना। जो हम खाना पचाते हैं तो पूरी तरीके से तो नहीं पचता, उसमें सारा का सारा जो होता है हमारे वो एंजाइम्स में, एंजाइम्स, जूसेस, फूड, ये सब मिक्स होता है। उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के पार्ट को, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा काइम। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसको हम काइम। तो ये आपका ये काइम कहलाता है। चीजें क्लियर है बेटा? सही है ना? बाइल क्या करेगा? बाइल का काम फैट डाइजेशन में होता है, पता है ना? ये आपको बाइल का काम फैट में होता है। ये जो हमारा फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाइल क्या काम करता है बेटा? बाइल जो बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है, बाइल जब उस पर ऐड करेगा तो उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये लिखा है बेटा स्मॉल पार्ट्स, है ना? तो ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल फैट के थे, उनको वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देता है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखना, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। उसका काम सिर्फ फैट के मॉलिक्यूल्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का होता है। फिर क्या होता है आपका, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? विलाई। क्या कहते हैं उसको हम? विलाई। तो ये आपके विलाइस होते हैं जो क्या करेंगे, विलाई। ऐसे समझिए आप कि ये आपका अगर इंटेस्टाइन है तो ये बेटा ऐसे करके विलाइस। अब मैं बोलूं बेटा माइक्रो विलाई क्या है, तो ये आपका इस तरीके से कि ये विलाई तो है बेटा, अब विलाई भी तो फर्दरली और फोल्ड हो गई, तो ये आपका विलाई, और विलाई की जो फर्दर फोल्डिंग होती है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है आपका? माइक्रो विलाई। बात ये है कि दोनों क्या काम करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो दोनों के दोनों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करवाएंगे। जो वेस्ट होगा वो सारा वेस्ट कहां पहुंच जाएगा बेटा? रेक्टम में। रेक्टम से होते हुए कहां पहुंच जाएगा? क्लोका में। क्लोका से होते हुए क्लोका की ओपनिंग से बाहर। पता है ना आपको? ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। क्लियर है बेटा? तो ये आपको टॉपिक मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया बेटा? तो हमने ये टॉपिक यहां तक देख लिया बेटा, है ना? अब हम बात करते हैं जरा रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, है ना बेटा? फ्रॉग जो है, अब हम जरा उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं कि बेटा जो फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन यानी श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया में किन किन चीजों की हेल्प लेता है और क्या करता है। भाई रेस्पिरेशन क्यों होना है, ये सबको पता है रेस्पिरेशन क्यों होना है, क्योंकि जो हमने खाना खाया है वो खाना हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करके क्या बना दे बेटा? रिएक्ट करके बना दे एनर्जी। क्या बना दे? एनर्जी। और ये एनर्जी हमें जीवित रहने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम जिंदा तब होंगे जो हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे, उसके लिए बेटा एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। सबको कहानी समझ में आई? तो अब मेंढक जमीन में भी है, मेंढक पानी में भी है, मेंढक हवा में नहीं है ना। ये हवा मतलब उड़ नहीं रहा है, जमीन में रहते हुए हवा के कांटेक्ट में है पर ऐसे करके उड़ नहीं रहा है। समझ में आई बेटा? तो वही बात समझनी है बेटा, हम चीजों को समझते हैं। वाटर में रहते हुए, पानी में रहते हुए अगर वो सांस लेगा तो वो किसके द्वारा सांस लेगा बेटा? वो सांस लेगा स्किन के द्वारा, और स्किन के द्वारा सांस लेने को हम क्या कहते हैं बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन से सांस लेगा, स्किन से, ये मेंढक की अगर मान लो स्किन है, ये मेंढक की स्किन है, तो बेटा क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगा,
फिर ऑक्सीजन अंदर जाएगा और हमारे फूड के साथ रिएक्ट करेगा, सेल टू सेल ट्रांसफर होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस होगा और वो अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जमीन पे रहेगा तो वो पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है बेटा, पल्मोनरी का मतलब होता है बच्चे, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, वो लंग्स के द्वारा सांस लेगा। क्यूटेनियस मतलब स्किन, जमीन पे रहते हुए स्किन के द्वारा भी सांस लेगा। और वो क्या करेगा बेटा, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है मुंह की, याद आ रही है, उसके पीछे वो फेरिंग्स, तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स इन दोनों के द्वारा ही वो सांस लेगा। समझ में आई बात, तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स इन दोनों के द्वारा सांस ले सकता है। यानी वो आपका जब पानी में होगा तो सिर्फ स्किन से, जमीन पे होगा तो स्किन से भी, फेफड़े से भी और मुंह से भी, इन शॉर्ट मुंह से भी। और अगर वो गड्ढा खोद के जमीन के अंदर घुस गया, जमीन के ऊपर, ये जमीन के अंदर घुस गया, तो बेटा खाल। ठीक है, क्यूटेनियस। क्या समझे आप, क्या समझे आप, इस पूरे कहानी का क्या मतलब हुआ, कहानी का ये मतलब हुआ, कैसे भी अवस्था हो वो अपनी खाल से सांस लेना नहीं छोड़ता है। समझ में आई बात, वो अपनी खाल से सांस लेना नहीं छोड़ता है, वो खाल से सांस ले रहा है, खाल से सांस ले रहा है और खाल से सांस ले रहा है। क्या कहता है रेस्पिरेशन के बारे हमारी प्यारी एनसीईआरटी, क्या कहती है कि जमीन पे रह रहा है, पानी में रह रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करता है। डिफ्यूजन ऑक्सीजन का होता है आपका, ये देखिए स्किन के द्वारा डिफ्यूजन होता है। ऑर्गन्स हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लंग्स और स्किन, स्किन इज ए ऑर्गन, बक्कल कैविटी जो आपका स्पेस है ऑर्गन जो जमीन पर काम कर रही है। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है बेटा, चीजें क्लियर है आपको। क्या कर रहा है ये बेटा, ये आपका जो होता है, जो आपके लंग्स हैं, जो आपके थोरक्स के अपर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, पिंकिश से कलर के होते हैं, देखो कहीं पे लिखा भी होगा बेटा, ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये आपका ये करता है एस्टिवेशन के टाइम पर, क्या करता है ये सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू, और स्किन के थ्रू क्या कहते हैं हम इसको, हाइबरनेज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो टॉपिक क्लियर हुआ मेरे बच्चे, सबको क्लियर हो गया बेटा, यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ आगे। ठीक है, अब हम इसके थर्ड आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ हमारा फ्लो, किसका फ्लो बेटा, फ्लो हो रहा है हमारा, किसका फ्लो हो रहा है, हमारे ब्लड का। तो ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह पर सर्कुलेट कर रहा है, चीजों को ले जा रहा है, पहुंचा रहा है, और वो चीजों को कंटिन्यू करवा रहा है, क्योंकि इधर के पोषण को उधर पहुंचाना है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे पहुंचाना है, सांस लेनी है तो ऑक्सीजन को पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ये सब चीजें हमारी कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित होती हैं। और भी पोर्शन होते हैं पर ब्लड तो होता ही है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करें बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बात फ्रॉग का कैसा होता है बेटा, क्लोज्ड टाइप। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि जब भी आपका हार्ट, ये रहा हमारा प्यारा सा हार्ट, दिख रहा है बेटा, ये हार्ट, इस हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा, जब भी, ऐसा नहीं होता है, कहीं सोचो ऐसे ही, ये आशिकों का दिल होता है, बायोलॉजी वालों का नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो होता है, इस हार्ट से जब भी ब्लड निकलेगा तो वो ब्लड बंद पाइपों से होते हुए जाएगा, ये आपके क्लोज्ड वेसल्स होती हैं, इनसे होते हुए जाएगा। कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, कॉकरोच में ओपन स्पेसिस होते हैं, उनसे होता हुआ, उनमें कोई ब्लड वेसल नहीं है ऐसे कि उसके अंदर जा रहा है, ओपन खुली जगह है, उनसे होते हुए जा रहा है। तो इसमें आपका क्या है बेटा, इसमें क्लोज पाइपों से होते हुए जा रहा है, जिसमें क्लोज पाइपों से होते हुए ट्रांसफर हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर बेटा हमारा हार्ट पाया जाता है, जिसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं बेटा, समझ में आ रही बात, इसके हार्ट के अंदर क्या होता है, इस तरीके से 3 चैम्बर होते हैं, ऊपर 2 एट्रियम होते हैं राइट और लेफ्ट, और नीचे 1 वेंट्रिकल होता है, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है बेटा, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, पेरिकार्डियम। ब्लड वेसल्स में प्योर ब्लड को ले जाने के लिए अलग वेसल होगी और इम्प्योर ब्लड को ले जाने के लिए अलग। प्योर वाली को हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टरी, और इम्प्योर वाली को क्या कहते हैं हम, वेन। तो इस तरीके से काम करती है बेटा, चीजें समझ में आई, ठीक है ना। इसके जो ब्लड, हाँ देखो एक बात समझना ध्यान से, मैंने आपको ब्लड वाले टॉपिक में ही बताई थी कि आरबीसीज जनरली जो होती हैं, आरबीसीज जो जनरली होती हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, पर ये आरबीसी की बात चल रही है, हीमोग्लोबिन तो होगा ऑक्सीजन के लिए, पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है।
एक्सेप्शन क्या है बेटा, किस में होता है, याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने आपको बोला था बेटा इलामा और फ्रॉग इसका एक्सेप्शन है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है बेटा, तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहां तक कोई समस्या वाली बात बेटा किसी को भी, चीजें क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी इसके पार्ट में और क्या आता है, लिम्फ वेसल्स आती है ना बेटा, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये नोड्स होती है। लिम्फ पता है सबको क्या होता है, ये हो गई लिम्फ नोड। लिम्फ नोड मतलब वो गांठ थी जिससे हमारा इस तरीके से ये वेसल्स निकल रही होती हैं, इन वेसल्स को हम क्या कहेंगे, लिम्फ वेसल्स। क्या होती है लिम्फ वेसल, मान लो कि मतलब लिम्फ क्या होता है, ये हमारी मान लो ब्लड वेसल है जिसके अंदर लाल रंग का खून निकल रहा बह रहा है, ऐसा समझ लो आप। तो इसमें से क्या होता है, ये बाहर हमारे क्या है, ये है सेल्स कह लो या टिश्यू कह लो। तो इससे जो हमारा वाटर है, वाटर मतलब प्लाज्मा खून का, प्लस कुछ हिस्से में हमारे डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज नहीं होते हैं, तो खून का वो पार्ट जो लाल नहीं दिखाई देता और ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, ब्लड वेसल से बाहर आके सेल्स के बीच में इकट्ठा रहता है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लिम्फ। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, लिम्फ। तो ये आपका ये लिम्फ कहलाता है। ठीक है बेटा, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या है बेटा ये। ठीक है बेटा, देखो अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा, अब हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, और उसमें हम बात कर रहे हैं ऐसे मान लो साइकिल की, है ना, जो हमारी कार्डियक साइकिल है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको? ठीक, ये हमारा राइट साइड हो गया बेटा, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो आपका राइट साइड है इसके अंदर क्या होगा बेटा, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है बेटा, और लेफ्ट साइड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात सबको पता है। तो अब क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी से, हमारी पूरी बॉडी से क्या हो रहा है आपका, कि हमारी मान लो ये हमारी बॉडी है ना, हमारा पूरा शरीर है। हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, हमारी मतलब फ्रॉग की बात चल रही है, फ्रॉग की पूरी बॉडी से हमने दो प्रकार की वेसल्स पढ़ी हैं बेटा, कौन सी पढ़ी है, एक सुपीरियर वेना कैवा, एक इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों क्या है, वेन्स। वेन्स का मतलब इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हार्ट के लेवल से ऊपर, हार्ट के लेवल से ऊपर, समझ में आई बात, जो हार्ट के लेवल से ऊपर से इम्प्योर ब्लड ला रहा है वो है सुपीरियर वेना कैवा, जो हार्ट के लेवल से नीचे से ला रहा है वो हो गया इंफीरियर वेना कैवा। यानी पूरी बॉडी से ही तो ला रहे हैं मिला के, तो वही फ्रॉग की सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, हार्ट की बॉडी से ऊपर से भी और नीचे से ये इम्प्योर ब्लड लाया जा रहा है, और ये इम्प्योर ब्लड आपके राइट एट्रियम में आना है। पर राइट एट्रियम में एंटर होने से पहले ये एक कॉमन एरिया होता है बेटा, इसका क्या नाम होता है, साइनस वेनोसस। ये कॉमन एरिया होता है बेटा, उस साइनस वेनोसस के अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड, हमारा मतलब फ्रॉग का इम्प्योर ब्लड आके, मैंने आपको बताया कोई डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की उस स्टेटमेंट को मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े से पैराग्राफ को, ताकि आपको वर्ड समझ में आ जाए। तो ये आपका साइनस वेनोसस से इम्प्योर ब्लड आ गया आपका यहाँ, कोई समस्या वाली बात किसी को, चीजें क्लियर है बेटा, ये आपका ब्लड आ गया यहाँ पर। अब इम्प्योर ब्लड जो है आपका वो आया, तो इम्प्योर ब्लड आपका यहां से वॉल्व के थ्रू होते हुए कहां पहुंच गया आपका, ये पहुंच गया वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकल तो केवल एक ही होता है। दूसरी साइड क्या हो रहा है कि जो हमारा प्योर ब्लड है, जो हमारा प्योर ब्लड है, ठीक है ना, प्योर ब्लड कहां से आएगा, प्योर ब्लड लंग्स के थ्रू। यही तो इंसान में भी तो यही होता है कि इंसान में लंग्स के थ्रू वो प्यूरिफाई होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, और वो ऑक्सीजन मिक्स होके लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होके और दोबारा से आपका ये आई, समझ में आई बात? ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि हमें बॉडी में भेजना है भाई, लंग्स से आई हार्ट में भेजेंगे, हार्ट का काम पंपिंग है ना, तभी तो उस प्योर ब्लड को भेज पाएगा, तो वो आपका प्योर ब्लड बेटा यहाँ पर आ गया, समझ में आई बेटा? ठीक है ना, अब प्योर ब्लड यहाँ आया, आने का रास्ता वही सेम, तो ये क्या हो गया, वॉल्व के थ्रू प्योर ब्लड यहाँ आया। अब ये तो एक ही था, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल गए। क्या समझे आप ये समझे, ये जो आपका होता है ना, इसको हम इनकम्प्लीट, अच्छा अभी नहीं, अभी पहले मैं समझा दूं। अब क्या हुआ, अब जब ये बाहर पंप होगा, अब जब ये बाहर निकलेगा भाई, अब जब ये बाहर जाएगा तो केवल ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जा रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स।
ये मिक्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है बॉडी के अंदर। हमारे में क्या होता है, हमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही जाती है, क्योंकि हमारा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग है। ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेपरेटेड होता है, ये सेपरेटेड नहीं होता है, ये मिक्स जाता है। इसलिए आपने देखा होगा फ्रॉग धीरे धीरे मूवमेंट करता है। हम क्या, हम बहुत तेज भाग सकते हैं लगातार, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन डिमांड को पूर्ति करने के लिए अलग से ऑक्सीजन के लिए हमारे पास प्योर ब्लड सेपरेटेड है। फ्रॉग धीरे धीरे चलता है, क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सडन डिमांड हो गई तो बेटा प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड तो है ही नहीं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी आएगा, इसलिए बेटा वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है बच्चे? कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? ठीक है बेटा, ये लंग से जा रहा है। अब जब बॉडी में ये जा रहा होता है बेटा, क्या हुआ, हार्ट का पोर्शन लंग्स में जा रहा है, बॉडी में वाला बॉडी में जाएंगे तो बॉडी में दो पार्ट, एक बॉडी में आपके लंग्स के थ्रू आपका वो प्यूरिफिकेशन का काम करेगा, और एक आपका क्या हो गया, बाकी बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने से पहले जिस तरीके से आने से पहले कॉमन चैम्बर में इकट्ठा हुआ, ऐसे बेटा जाने से पहले ये एक कॉमन चैम्बर में इकट्ठा होता है ब्लड, और इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है कोनस आर्टेरियोसस। तो कोनस आर्टेरियोसस प्योर ब्लड से संबंधित है और साइनस वेनोसस इम्प्योर ब्लड से संबंधित है। सर्कुलेटरी सिस्टम सबको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? चीजें क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी साफ साफ कहती है बेटा क्या, कि बेटा इसमें लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल, ब्लड, हार्ट, लिम्फ नोड्स, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। प्रोटेक्टिव एरिया है, कवरिंग होती है बेटा, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। राइट और लेफ्ट दो के बारे में बताया, एक प्योर है एक इम्प्योर है, इसके बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर लिम्फ के बारे में बताया हुआ है कि उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं केवल वही होती हैं, आरबीसीज नहीं होती हैं। समझ में आई बात? ये सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। हाँ, इसमें एक वर्ड है बेटा जिसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, है ना बेटा? एक वर्ड आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। बेटा ये पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या हो गया? पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है बेटा ब्रांच सिस्टम, ऐसे समझो आप। अब कैसी ब्रांच? कोई सी भी ब्रांच को हम पोर्टल सिस्टम नहीं कहेंगे। कैसी ब्रांच? कोई सी भी ऐसी ब्रांच जो एक तरीके से पहले डिवाइड होती है, और जब डिवाइड होती है तो दोबारा से जुड़कर क्या हो जाए, एक हो जाए। तो आने से पहले आपकी एक है, जाते टाइम एक है, पर बीच में वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ऐसा किसमें होता है? लीवर के अंदर। इसलिए क्या वर्ड आपके एनसीईआरटी में लिखा है? हेपेटो मतलब लीवर, तो हेपेटो, और ब्रांच वाली है तो पोर्टल सिस्टम। पिट्यूटरी में होगा तो बेटा क्या होगा? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो सबके पोर्टल सिस्टम में ब्रांच जुड़कर एक हो जाती है, इसको बोलते हैं हम पोर्टल सिस्टम। और भी मतलब होते हैं पोर्टल सिस्टम का, मतलब केवल यही नहीं होता है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने बताया आपको पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है। चीजें क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को हो तो बताइए। चलिए बेटा, तो ये हमारा जो है वो हमारा हार्ट का टॉपिक फिनिश बेटा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया बेटा क्या, कि जो हमारा फ्रॉग है वो क्या करेगा। हम पहले जरा एक जनरल सा डायग्राम समझने की कोशिश करें। क्या है वो डायग्राम बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करते हैं तो बेटा ये हमारी किडनी है, किडनी से ये बेटा यूरेटर गया, यूरेटर आपके कहाँ खुलेगा? मैंने कहा था ना कॉमन एरिया क्लोका, उस क्लोका में खुलेगा। क्लोकल से आपका अपर्चर से ब्लैडर से होते हुए बाहर। कहानी समझ में आ गई? मेल और फीमेल दोनों में ही सेम टू सेम ऐसा ही होता है। किडनी, यूरेटर, क्लोका, अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर और बाहर। मेल और फीमेल सेम टू सेम। जो बाहर निकल रहा है वो बेटा क्या होता है? जो बाहर निकल रहा है बेटा वो यूरिया होता है। इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूरियोटैलिक। क्या केवल किडनी का ही काम है आपका उसको बाहर निकालना? नहीं बेटा, किडनी केवल किडनी इंप्योरिटीज को बाहर नहीं निकालती है, साथ में क्या होते हैं बेटा? फैट बॉडीज। साथ में बेटा फैट बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जो उस वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? तो वेस्ट में आपका फैट बॉडीज हो गई, आपके ये किडनी हो गई। मेरे लिए दो तरीके से आपके स्ट्रक्चर होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है बेटा? सबको आनी समझ में आई? क्या दिख रहा है? देखो बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में साफ साफ दिख रहा है बेटा, किडनी हो गया, किडनी दिख रहा है, यूरेटर हो गया, क्लोका, यूरिनरी ब्लैडर। साफ साफ बताया आपको ये मैंने। ये आपके पोस्टीरियरली जैसे इंसान में होता है वैसे प्रेजेंट होता है ये आपका। ठीक है बेटा? फंक्शनल यूनिट्स, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ही दूसरी नाम क्या होता है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे इंसान में सेम टू सेम अप्लाई कर दो इसके अंदर, सेम टू सेम इस्तेमाल कर दो इसके अंदर।
समझ में आई बात नहीं आई? ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके यूरियोटेलिक होते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आई? क्लियर है बेटा? तो ये आपके यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात हो किसी को तो बताइए, ठीक है ना? देखो अब हम बात करते हैं आगे। हम जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखो ये फैट बॉडीज हो गई, किडनी विडनी, ये सब चीजें, ये क्लॉक और फिर ब्लैडर से जा रही है। क्लियर है बेटा? अब मुझे थोड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है। वो ये बताना है, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मेल में टेस्टिस होगी, फीमेल में ओवरी। आपको क्या याद रखना है यार, कि जो हमारे लड़कों में क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम में क्या हो गया, वही पेनिस वगैरह हो गया आपका, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपका पेनिस हो गया। यानी कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज, एक ही स्ट्रक्चर दो काम कर रहे हैं, ऐसे इसमें भी समझ लो लगभग एक ही स्ट्रक्चर दो काम कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, किडनी होती है, ठीक है ना, उस किडनी के अंदर ही ये देखो टेस्टिस है, टेस्टिस किडनी से रिलेटेड होते हैं। थोड़े सिंपलीफाई मैंने डायग्राम बनाया था ऐसे ही बस हिंट के रूप में, कि बेटा ये देखो टेस्टिस, टेस्टिस से निकले ये हमारे क्या बेटा, ये हमारे फ्रेंशिया, और ये फ्रेंशिया क्या हो गया बेटा, ये हमारे ये निकले, और ये निकल के कहाँ पहुंच गए आपके, ये निकल के पहुंच गए आपके किडनी के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, और यहां से होते हुए बाहर, क्योंकि कॉमन एरिया है। आपको याद रखना है बेटा, ये जो इतना पोर्शन होता है हमारा इस वास्तु का, इतना पोर्शन जो इसके अंदर होता है किडनी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बिडर्स कैनाल। उतने एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, बिडर्स कैनाल। अंतर है मेल और फीमेल में। मेल में यूरिनरी सिस्टम में बिडर्स कैनाल के थ्रू कम्युनिकेट करता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग, वो आपका यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल होती है। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ रही है आपको? ये देखो ये आपका क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी और ये सब चीजें, ओवरी से ये आया आपका, ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक है बेटा, दोनों बिल्कुल अलग। एक बार में फीमेल कितने एक्स दे देती है, फीमेल फ्रॉग लगभग 2500 से 3000। और जो उसके अंडे होते हैं, पहले क्या होंगे, वो एक अंडा सा होगा, फिर वो कोई और रूप में चेंज होंगे, बस ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर कुछ और रूप में चेंज होंगे। मैं थोड़ा तो बस बता रहा हूँ, इसमें इस तरीके के फ्रॉग जैसे बन जाते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आई, कि वो कुछ इस तरीके के फ्रॉग जैसे बन जाते हैं। ठीक है ना, हर बार रूप चेंज हो रहा है ना, और ये रूप चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस। शुरुआत में अंडे से लार्वा निकलेगा, लार्वा जो होगा आपका क्या होगा, वो डेवलप होते हुए चेंजेस करते 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 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पूरी तरीके से फ्रॉग में। इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ गई बेटा? वही सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है बेटा, ठीक है ना, सभी चीजें इसके अंदर है बेटा। कि वो क्या है, वो हमने पहले ही देखा बेटा, क्या कि हमारे जितने भी ये हैं सबके अंदर यूरियोटेलिक किडनी वगैरह, ये देखो फीमेल्स के अंदर यूरेटर्स एंड ओविडक्ट सेपरेट क्लोका में खुलती है, ये तो बताए, जबकि मेल्स में नहीं। उसमें ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब इसमें फीमेल वाले में अलग आएगी, और आपका यूरिन वाला सिस्टम अलग होता है। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी समझ में आई? चलिए बेटा अब हम आगे बात करते हैं जरा, अब नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें। फ्रॉग का नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम देख लो बेटा, जब पहले से लिख दिया तब लगभग लगभग 1 घंटा लग रहा है लगभग, और यही अगर मैं शुरुआत से लिखता तो बहुत लंबी वीडियो चली जाती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा पहले से लिख दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है बेटा, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें हम तो नर्वस सिस्टम में दो पार्ट, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल बिल्कुल सेम टू सेम इंसान, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उसमें हमारी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं बेटा, हमारे में 12, फ्रॉग में 10 पेयर में। हमारे में 12 होती है, ध्यान रखना, हमारे में 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, फ्रॉग में 10 होती है बेटा। ठीक है ना, हमारे में भी कुछ नर्व्स जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो वॉलंटरी, जो नहीं कर सकते हैं वो इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी के लिए क्या होता है, जो काम अपने आप करे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो कंट्रोल फाइबर्स होते हैं, एक जो कम हो रही हो चीज उसको बढ़ा दे, एक जो बढ़ रही हो चीज उसको घटा दे। तो एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ये अपने आप काम कर रही हैं। एक फंक्शन को बेटा इंक्रीज करती हैं, जब काम कम हो रहा था थोड़ा बढ़ा के नॉर्मल कर देती है, जब काम ज्यादा हो रहा था तो उसे घटा के नॉर्मल कर देती है। तो ये आपका ये चीजें क्लियर है बेटा। हम बात करें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था बेटा वो क्या था, हमारा ब्रेन।
ब्रेन में हम बात करें, इंसान में 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, सेम टू सेम फ्रॉग के अंदर। फोर ब्रेन के अंदर ध्यान रखना ये स्मेल से रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है ऑल्फैक्टरी और थिंकिंग। थिंकिंग हमारा भी होता है। हमारे भी ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, इसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसका जो मिड ब्रेन होता है बेटा वो आईज से रिलेटेड होता है, स्पेशली पहला वाला नोज से रिलेटेड, दूसरा वाला आईज से रिलेटेड होता है। हमारे में भी लास्ट में सेरिबेलम वगैरह पाया जाता है, इसके भी अंदर लास्ट में सेरिबेलम मेडुला वगैरह पाया जाता है। जो हमारे में क्या होता है कि हमारा यार ये ब्रेन है इस तरीके से और ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है, तो हमारा वो जो स्कल का पार्ट होता है क्या नाम होता है उसका, फोरामेन मैग्नम। भाई स्कल में नीचे छेद सा होता है ना, वहीं से तो कंटिन्यू करेगा वो आपका, तो वहां से होते हुए ब्रेन कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। सेम टू सेम इसमें भी होता है कि ये जो आपका होता है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करने के लिए फोरामेन मैग्नम इसमें पाया जाता है। क्लियर है बेटा? कहानी सबको समझ में आ गई बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? ये बात हमने पढ़ी ली है बेटा, टैडपोल वाली बात। 2500 से 3000 होते हैं टैडपोल्स होते हैं, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस मतलब शेप चेंज होती है आपकी, ठीक है ना? तो ये सब बातें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आपको बस यही ध्यान रखना है बेटा कि जिस तरीके से इंसान में आपके नर्वस सिस्टम होता है सेम टू सेम इसमें होता है। जैसे इंसान में हार्मोनल सिस्टम होता है सेम टू सेम, इंसान में पैनक्रियाज, थायराइड, आपका एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, सेम टू सेम बेटा इसके अंदर भी होता है सेम टू सेम। तो सभी चीजों को सेम टू सेम समझे, सब इसके अंदर लिखा हुआ है बेटा। यही नर्वस सिस्टम जो मैंने अभी बताया वो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होती हैं, ठीक है? पीटर्स कैनाल अभी बताया था आपको क्या होता है, वो किडनी के अंदर पोर्शन। डिफरेंशिया कितनी होती है बेटा? 10 से 12। हाँ एक बात ध्यान रखनी बेटा, एक वर्ड है आपकी कि जो किडनी है ना, किडनी है ना, इस किडनी के ऊपर बेटा लेयर से कवर्ड होता है, नाम उसका क्या कहेंगे बेटा? मेसोकार्डियम। हमारे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। उसी का वो पार्ट जो टेस्टिस को कवर कर रहा है, टेस्टिस को, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मेसोकार्डियम। तो बेटा उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी ये वीडियो समझ में आई होगी। कंटेंट बहुत ज्यादा था, पॉइंट टू पॉइंट बताया मैंने। हालांकि इस कंटेंट के सामने अभी जो मैं देने वाला हूँ कंटेंट वो बहुत ज्यादा, उस हर एक टॉपिक की अलग से बिल्कुल 1-1.5 घंटे का डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सब वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसको फिलहाल पढ़ना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा। सायोनारा, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।